विद्यार्थियों, हम वायु के अपर्दन कार्य तथा उससे निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हम जान रहे हैं। पिछले हमने व्याख्यान में देखा था कि वायु का अपर्दन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और कहाँ पर ये कार्य कर पाती है और किन क्षेत्रों में विश्व में इसका वितरण है, इस बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम इसके अंतर्गत वायु के अपर्दन संबंधी कार्य के संदर्भ में हम देखेंगे कि वायु का अपर्दन कार्य 3 प्रकार से होता है। मुख्यतः पहला संधि घर्षण, जिसे हम कहते हैं कि एट्रीशन कहते हैं। फिर दूसरा है अपवहन या डिफ्लेशन कहेंगे। तीसरा है अब्रेशन या कोरेजन या घिसाव या अपघर्षण कहते हैं। तो ये हम इसके बारे में यद्यपि पूर्व में देख चुके हैं और जो आपके समक्ष जो डायग्राम है उसके द्वारा इन 3 कार्यों के बारे में बताया गया है। संधि घर्षण में जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि आपसी घर्षण से उत्पन्न जो रेत व धूल के कण आपस में परस्पर टकराकर निरंतर छोटे व गोल होते रहते हैं और यही क्रिया संधि घर्षण कहलाती है। और इसमें इसका अंतिम परिणाम बालू यानी सैंड होती है और मरुभूमियों के विशिष्ट क्षेत्र में बालू का साम्राज्य मिलता है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो अपवहन कहलाती है। इसे उड़ाव की क्रिया भी कहते हैं। डिफ्लेशन जो शब्द है लैटिन भाषा का है, जो डिफ्लेयर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ बहा कर ले जाना या उड़ाना होता है। उड़ान की ये क्रिया द्वारा मिट्टी का कटाव होता है, जिससे पवन शुष्क व असंगठित परतों को उड़ाती रहती है और आधार शैल जो उसकी बेड रॉक है वो मतलब नग्न हो जाती है, यानी पूरी तरह से वो सतह पे निकल के आ जाती है। नग्न शैल पर अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत में बोल्सन नाम का गर्त उल्लेखनीय है। कतारा गर्त भी सागर तल से 420 फीट नीचे गहरा है। नील नदी के पश्चिमी भाग में उड़ाव की क्रिया द्वारा गहरी गहरी घाटियों का निर्माण हो गया है तथा कहीं कहीं छोटे छोटे छिद्र गत्र व द्रोणी के समान गड्ढे बन गए। इस प्रकार के गर्त नील नदी की घाटी के पश्चिम में स्थित मरुभूमि में पाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका व कालाहारी के पैन, मिस्र तथा लीबिया के विशाल गर्त इसी विधि में बने रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में हजारों छोटे बड़े वायु के द्वारा निर्मित गर्तों का निर्माण हुआ है। हवा जब अपवहन द्वारा वायु के बालू के कणों को उड़ाकर ले जाती है तो अपेक्षाकृत बड़े आकार के कण, जिनकी हवा उड़ा ले जाने में असमर्थ होती है, पीछे छूट जाती है। वहाँ धरातल पर केवल कंकड़ पत्थर और बोल्डर पड़े मिलते हैं। हवा की अपवहन क्रिया के बाद जो बड़े आकार के कण या पिंड पीछे छूट जाते हैं, उसके पश्चात निक्षेप जिनको हम पश्चात निक्षेप यानी लैग डिपॉजिट कहते हैं। इस प्रकार के अपवहन सतह को मरी कुटिम या डेजर्ट पेमेंट भी कहते हैं। अल्जीरिया के सहारा में इन्हें रैक कहते हैं। लीबिया मिस्र में शरीर कहते हैं, जहाँ बड़े बड़े शिलाखंडों में ढकी हुई होती है। और सहारा मरुस्थल में इसे हमादा कहते हैं। तीसरा जो अपर्दन की प्रक्रिया है वो घिसाव या अपघर्षण के द्वारा होती है। वायु अपघर्षण बालू कणों से सज्जित तीव्र प्रवहन की क्रिया है। यानी अपघर्षण वायु के अंदर में जो बालू के कण हैं वो उड़ते समय अपने समीपवर्ती चट्टानों को, नीचे की चट्टानों को घिसते हुए चलते हैं। ये जो कण हैं, धूल के कण, रेगमाल की भांति सतह पर कार्य करते हैं और चट्टानों को लगातार घिसते जाते हैं। और घिस जाने के कारण से कंकड़ पत्थर और नोड्यूल बीच बीच में बचे रहते हैं, जिससे इसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते की भांति हो जाती है। पृथ्वी की सतह के पास वायु के द्वारा अपघर्षण का कार्य अधिक होता है, किंतु सर्वाधिक अपघर्षण सतह से थोड़ी ऊंचाई पर होता है। सतह पर वायु का वेग घर्षण के थोड़ी ऊंचाई पर होता है और नगण्य कार्य थोड़ी ऊंचाई जाने पर अपघर्षण का कार्य नगण्य हो जाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वायु जो है
अपने अपर्दन के कार्य को विभिन्न प्रकार के करती है। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वायु के अपर्दन कार्य से निर्मित शिलाकृतियों का निर्माण क्या क्या होता है। पहला सबसे है उसमें जिसे अपवाहन बेसिन या वात गर्त कहते हैं। वायु धरातल के ढीले तथा असंगठित शैलों को अपवाहन क्रिया द्वारा उड़ाकर ले जाती है, जिससे छोटे छोटे प्रकार के गर्तों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें वात गर्त यानी कि वायु के द्वारा निर्मित गर्त कहते हैं। इन गर्तों का आकार क्रमशः समय के साथ निरंतर बढ़ता जाता है और इनकी गहराई भी सागर तल से कई स्थानों पर काफ़ी गहरी हो जाती है। इसका आकार तस्तरी नुमा हो जाता है। सहारा में, गोबी में, कालाहारी में, ग्रेट बेसिन में ऐसी आकृतियाँ पाई जाती है। वर्षा काल में इनमें पानी भर जाता है तो ये झील बन जाती है तथा मरुद्यान वन बन जाते हैं। यहाँ पर मिस्र में कतारा गर्त जो है 400 फीट सागर तल से गहरा है। इसी भांति मंगोलिया में पोंगयांग गर्त और संयुक्त राज्य में बिग हॉलो प्रसिद्ध गर्त है। दूसरी जो प्रमुख आकृति है उसे इंसेलेबर्ग या दीपावगिरी कहते हैं। जर्मन भाषा में इंसेलेबर्ग का अर्थ होता है द्वीप, अर्थात द्वीप ये पर्वत होता है। इसका सर्वप्रथम नामकरण जर्मन विद्वान पासाज ने किया था। मरुस्थल के विशाल रेत के मैदान में कठोर उभरे हुए टीले द्वीप या पर्वत जैसे दिखाई देते हैं। इनकी बनावट में चट्टानों का व्यापक महत्व होता है। कठोर या कोमल चट्टानों के क्रमशः लंबवत वितरण से वायु के अपघर्षण अपवाहन से कोमल शैलों का अपर्दन शीघ्र हो जाता है और गुंबदाकार या पिरामिड प्रकार के आकार का निर्माण रह जाता है। ये प्राय ग्रेनाइट या नीस की कठोर चट्टानों के होते हैं। बोनार्ड नामक विद्वान ने इनका पता लगाया था, इसलिए इसे बोनार्ड भी कहते हैं। कई विद्वान इन्हें मोनोडोनाक का स्वरूप मानते हैं। भारत में थार का मरुस्थल और रायचूर मध्य प्रदेश में ऐसी आकृतियाँ देखने को मिलती है। तीसरा जो प्रमुख आकृति है, तीसरी प्रमुख आकृति के अंतर्गत हम इसके अंतर्गत आएगा तो छत्रक शिला या गारा कहते हैं, जिसको हम अगले अध्याय में देखेंगे।